नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज से हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और ये वार्षिकांक रहेगा, यानी कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स दोस्तों हम पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स देखेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज का दोस्तों पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 और पार्ट 3 में दोस्तों हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताते हुए चलो कि उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स उत्तराखंड का ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहले करवाया नहीं था दोस्तों, इसलिए जो है इसको पूरा वर्ष भर का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और आज का दोस्तों रहेगा पार्ट 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप नोट करते हुए भी चलेंगे। चलिए पहला देखते हैं दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल हैं। तो आप सभी जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ आयोजित हुए। ये उत्तराखंड में आयोजित हुए। ठीक है, हर पॉइंट आपने देखना है और याद रखना है। ठीक है, नोट भी करना है साथ ही साथ। ठीक है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए होंगे, यानी कि ये हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 38वें राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ आयोजित हुए, तो उत्तराखंड में आयोजित हुए। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है कब से कब तक दोस्तों इनका आयोजन हुआ उत्तराखंड में, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था दोस्तों मौली, यानी कि मोनाल। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गीत जो है क्या था, हल्ला धूम धड़क्का। और इसको दोस्तों किसने तैयार किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो पांडवाज बैंड द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गीत कौन सा है, गीत है दोस्तों हल्ला धूम धड़क्का। और इसको किसने तैयार किया, इसको पांडवाज बैंड के द्वारा जो है तैयार किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए टैगलाइन की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो टैगलाइन था वो क्या था, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मैंने ऊपर बताया था, आपका शुभंकर क्या था, मौली। और टैगलाइन संकल्प से शिखर तक। ठीक है, और राष्ट्रीय खेलों का जो एंथम था वो क्या था, आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करें मसाल की, तो मसाल दोस्तों राज्य पुष्प ब्रह्म कलश से प्रेरित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए कब से कब तक हुए, 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 तक या 38वें राष्ट्रीय खेल चले। ठीक है, शुभंकर क्या था 38वें राष्ट्रीय खेलों का, मौली था दोस्तों। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गीत कौन सा है, गीत है हल्ला धूम धड़क्का। और इसको किसने तैयार किया, पांडवाज बैंड के द्वारा इसको तैयार किया है। ठीक है, साथ ही साथ टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन क्या था, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, और राष्ट्रीय खेलों का जो एंथम था वो क्या था, आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट दोस्तों आपको 38वें राष्ट्रीय खेल से याद रखने हैं। क्लियर हो गया, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी फैक्ट बनेंगे सारे आपने नोट करने हैं। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय, पहला है दोस्तों याद रखेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। दोस्तों ये 12 जनवरी 2025 को देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित हुआ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कब हुआ, तो कब हुआ, 12 जनवरी 2025 को। कहाँ हुआ अगर पूछा जाता है तो देहरादून में हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया, आपको पूछा जा सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन की बात आती है तो उद्घाटन किया दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों उद्घाटन किया पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना दोस्तों, इसमें 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडियों ने भाग लिया था।
ठीक है। 17 देशों के जो प्रवासी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में दोस्तों उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं, विशेषकर आतिथ्य कल्याण और कौशल विकास क्षेत्रों पर 4 अलग-अलग सत्रों में जो है पैनल चर्चा आयोजित हुई। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सम्मेलन में विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा के साथ-साथ उद्यान, जड़ी-बूटियों में निवेश की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ से याद रखना है, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन जो है देहरादून में हुआ दोस्तों 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी 2025 को। ठीक है। साथ ही साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और इसमें दोस्तों कितने देशों के प्रवासी उत्तराखंडियों ने भाग लिया? तो 17 देशों के उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला है दोस्तों वर्ष 2025 के लिए पर्यावरणीय कैलेंडर एवं जलवायु परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जनवरी 2025 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए अपना पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया है। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किसने किया है? तो याद रखें, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2025 में अपना पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया है। क्या है दोस्तों इस कैलेंडर में? ठीक है, देखिए, इस कैलेंडर में देश के पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। याद रखेंगे, जो ये पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया गया है, इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 प्रमुख व्यक्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इस पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का नाम शामिल है। ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का नाम आपने सुना ही है। ठीक है। देखिए, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को इस पर्यावरणीय कैलेंडर में विशेष रूप से उनके कार्यों के लिए सराहा गया है। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में साइकिल यात्राओं के माध्यम से जन जागरण किया और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण को आर्थिकी और पारिस्थितिकी से जोड़कर काम किया। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले दोस्तों, कौन से पर्यावरण थे दोस्तों जिनने साइकिल से जो है यात्रा की और साइकिल से जो है साइकिल यात्रा करके जो है जन जागरण अभियान चलाया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको याद रखेंगे, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों श्री जोशी जी अपने सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि जीईपी के लिए भी जो है प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, जो पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया है, इसको किया है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने। ठीक है। इसमें 12 प्रमुख जो है पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख है आपका स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है, रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका। ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। कहाँ उत्तराखंड में इनको कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है और इसके अंतर्गत क्या है। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलेंगे। देखिए, रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका, देखिए उत्तराखंड में दोस्तों वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में 2 अनोखे उद्यान स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। उत्तराखंड में रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका कहाँ स्थित है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो ये हल्द्वानी में है। ठीक है। कहाँ है? हल्द्वानी में है। और इसको दोस्तों किसने स्थापित किया है? तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया है, रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका। ठीक है। चलिए अब देखते हैं रामायण वाटिका में क्या है और महाभारत वाटिका में क्या है। ये क्लियर हो गया ना? आपको पूछा जाएगा रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो हल्द्वानी में स्थित है और वन विभाग द्वारा इनको स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है इनमें। देखिए दोस्तों, इन 2 अनोखे उद्यान का नाम जो है रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। इन उद्यानों का उद्देश्य जो है दोस्तों, इन दोनों शास्त्रीय ग्रंथों में निहित पारिस्थितिकी ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 1 एकड़ जो है विस्तारित महाभारत वाटिका में महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां हैं, जो महाभारत के 18 खंडों में वर्णित है। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका महाभारत वाटिका है,
तो महाभारत वाटिका में महाकाव्य में वर्णित जो पौधों की जो प्रजातियां हैं, 37 जो प्रजातियां हैं, जो महाभारत के 18 खंडों में वर्णित है, इनका उल्लेख, इनको जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ रामायण वाटिका में भगवान राम से जुड़ी हुई लगभग 70 पौधों की जो प्रजातियां हैं, उनको यहाँ पर दोस्तों स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका से। ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं देखना है, आपने ये देखना है रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका क्या है, और ये उत्तराखंड में इनको कहाँ स्थापित किया गया है, और किस विभाग ने जो है इनको स्थापित किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला है दोस्तों 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024। देखिए दोस्तों, 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य जो है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये देहरादून में आयोजित हुआ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कब से कब तक ये आयोजित हुआ पूछा जा सकता है, 12 से 15 दिसंबर 2024। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका आयोजन जो है आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे इसका जो आयोजन है वो किसने किया है, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको आयोजन किया गया है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद अगला देखिए, इसका मुख्य विषय क्या था। देखिए, इसका मुख्य विषय था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका मुख्य विषय। और साथ ही साथ दोस्तों इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और ताकत का प्रदर्शन करना था। ठीक है, तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखनी है कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन देहरादून में आयोजित किया गया था 12 से 15 दिसंबर 2024। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका आयोजन किसने किया, मैंने बताया था, इसका आयोजन किया आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला नाम आता है डॉक्टर सुशीला कोटनाला का। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड से आपको याद रखना है। ये आपके कहाँ की रहने वाली हैं, ये है आपकी टिहरी की। तो देखिए क्या इनने उपलब्धि प्राप्त की। देखिए डॉक्टर सुशीला कोटनाला, नाम याद रखेंगे, दिसंबर 2024 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा जो है उत्तराखंड की शिक्षाविद डॉक्टर सुशीला कोटनाला को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुशीला कोटनाला जो है जीआईसी दूंगीधर नई आपका नई टिहरी में क्या है, प्रधानाचार्य हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको नाम याद रखने हैं डॉक्टर सुशीला कोटनाला। इनको दोस्तों नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। आपको सीधे पूछा जा सकता है किस विश्वविद्यालय ने जो है डॉक्टर सुशीला कोटनाला को सम्मानित किया है, तो नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, और सुशीला कोटनाला जो है दोस्तों ये प्रधानाचार्य हैं जीआईसी दूंगीधर में नई टिहरी में। तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। अगला नाम है अमीषा चौहान। ठीक है, नाम याद रखेंगे अमीषा चौहान। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों पर्वतारोही अमीषा चौहान को 50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्लियर आपको याद रखना है, अमीषा चौहान क्या है, ये दोस्तों पर्वतारोही है। ठीक है, पर्वतारोही। ठीक है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पर्वतारोही है दोस्तों अमीषा चौहान, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों 50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार जो है इनको दिया है। ठीक है, अब क्यों दिया है दोस्तों ये आपको याद रखना है। देखिए अमीषा ने 14 जनवरी 2024 को यूरोप के स्लोवाकिया में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक में स्कीइंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे अमीषा चौहान। ठीक है, और क्या है अमीषा चौहान, ये दोस्तों एक पर्वतारोही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नए केंद्रीय विद्यालय जो है स्थापित होंगे उत्तराखंड में। तो दोस्तों देखिए कहाँ होंगे। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित देश के 85 केंद्रीय विद्यालयों में से 4 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ किए जाएंगे, देखिए अल्मोड़ा में 1, टिहरी में 2 और पौड़ी में 1 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा में, टिहरी में और पौड़ी में।
तो 3 आपको याद रखने हैं। अल्मोड़ा में 1, टिहरी में 2 और पौड़ी में 1। तो ये 4 जो है नए केंद्रीय विद्यालय जो है स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं। समान नागरिक संहिता, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो याद रखेंगे। समान नागरिक संहिता दोस्तों 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी। तो आपको क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि समान नागरिक संहिता को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी। ठीक है, तो याद रखेंगे 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी दोस्तों समान नागरिक संहिता को। जनवरी 2025 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 राज्य विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया, ये पूछा जा सकता है आपको। तो 7 फरवरी 2024 को दोस्तों यूसीसी जो विधेयक है ये राज्य विधानसभा में क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है, तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी को कब मंजूरी दी, 20 जनवरी 2025 को दी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जो है विधानसभा द्वारा इसको कब पारित किया गया, तो 7 फरवरी 2024 को किया गया। ठीक है, और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला है उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई जो है स्थापित हुई है। देखिए दोस्तों दिसंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में या उत्तराखंड राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की गई है, तो कोटद्वार में स्थापित की गई है, याद रखेंगे इसको। इस पहल का उद्देश्य जो है दोस्तों राज्य में वाइन पर्यटन को बढ़ावा देना है और नई इकाई में पहले से ही लगभग जो है 1000 केस वाइन जो है उत्पादन किया जा चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ से याद रखना है दोस्तों उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की गई है, कोटद्वार में स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका टीबी उन्मूलन अभियान। देखिए टीबी उन्मूलन अभियान दोस्तों उत्तराखंड में इसका शुभारंभ कब किया गया अभियान का, तो आपको याद रखना है। देखिए 7 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुभारंभ किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कब शुरू हुआ टीबी उन्मूलन अभियान उत्तराखंड में, 7 दिसंबर 2024 को हुआ। ठीक है, इस अभियान का जो आयोजन है दोस्तों 17 मार्च 2025 तक होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इस अभियान का जो आयोजन है वो 17 मार्च 2025 तक रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में राज्य के 8 आकांक्षी जिलों जैसे आपका बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ को चयनित किया गया है। तो याद रखेंगे भारत सरकार द्वारा जो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान है जो आपका 7 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ और ये अभियान 17 मार्च तक चला। तो इसमें दोस्तों 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में राज्य के 8 जिलों को इसमें शामिल किए। जिलों के नाम आपको याद रखने, 8 जिले कौन कौन से सीधे पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है टीबी उन्मूलन अभियान में उत्तराखंड के कितने जिले शामिल थे, तो 8 जिले शामिल थे। इसमें कौन कौन से थे, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। ठीक है, ये सारे जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। इस अभियान का लक्ष्य दोस्तों, इस अभियान का लक्ष्य जो है उच्च जोखिम वाली आबादी में रोगियों को खोजने के प्रयासों को तीव्र करना, अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान करना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उपलब्ध सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है, यानी कि लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना है, जागरूकता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। टीबी उन्मूलन अभियान 7 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और 17 मार्च तक चला। ठीक है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान था ये, जिसमें राज्य के 8 जिले इसमें शामिल किए गए थे, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ को। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला है आपका उत्तराखंड का पहला सौर मेला, सौर कौतिक जो है ये कब शुरू हुआ। ठीक है, देखिए
16 दिसंबर 2024 का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पहले सौर मेला यानी कि सौर कौतिक का शुभारंभ किया। कब किया पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उत्तराखंड का पहला सौर मेला, सौर कौतिक का आयोजन कब हुआ? तो याद रखेंगे 16 दिसंबर 2024 को जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के पहले सौर मेला, सौर कौतिक का शुभारंभ किया, ठीक है। कब किया? 16 दिसंबर 2024, ठीक है। रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित इस मेले का समापन जो है 17 दिसंबर 2024 को हुआ। तो देखिए, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड का पहला सौर कौतिक जो है कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ? ये तो मैंने बता दिया 16 दिसंबर 2024 को, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित हुआ। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कहाँ और कब, दोनों चीज़ें याद रखनी है। और 17 दिसंबर को इसका समापन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। इस मेला का आयोजन जो है क्या है? इस मेले का आयोजन और क्या है आयोजन इसका? सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत किया गया, यानी कि इस मेले का जो आयोजन है वो सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत किया गया। साथ ही साथ सौर मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना था, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला सौर कौतिक जो है रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित हुआ 16 दिसंबर 2024 को, और समापन हुआ दोस्तों इसका 17 दिसंबर 2024, ठीक है। इस मेले का जो आयोजन है दोस्तों सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत किया गया है। और सौर मेले के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए जागरूकता, जन जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। ये डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ नोट करते हुए भी चल। देखिए उसके बाद देखिए प्रथम योग नीति, ठीक है। देखिए प्रथम योग नीति की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में देश की प्रथम योग नीति लागू की जाएगी, ठीक है। पूरे देश की पहली जो है प्रथम जो है योग नीति लागू करेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों इस नीति के संबंध में 12 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 में जानकारी प्रदान की, जिसके बारे में अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है, ठीक है। राज्य सरकार की योजना उत्तराखंड को योग और वेलनेस पर्यटन का जो है वैश्विक केंद्र बनाने की है। तो याद रखेंगे प्रथम योग नीति बनाने वाला उत्तराखंड जो है अभी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, इसके बारे में भी बातचीत चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो है आपका टॉपिक वो है आपका ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड। ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड 12 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड को कब मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। तो याद रखेंगे 12 दिसंबर 2024, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों यह बोर्ड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक समुदाय की पहुंच को सुगम बनाने हेतु काम करेगा और उनके लिए मौजूदा सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा भी करेगा और राज्य के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको सीधे पूछा जा सकता है ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री जो है दोस्तों इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इनकी पुष्कर सिंह धामी जी जो है दोस्तों इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए ऋण समझौता, ठीक है। देखिए नवंबर 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। याद रखेंगे नवंबर 2024 में भारत सरकार और एडीबी बैंक ने जो है उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति हो गया, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 4 शहरों चंपावत,
किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ठीक है, इस समझौते के तहत जो है दोस्तों 4 शहरों में, जैसे आपका चंपावत हो गया, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर, यहाँ पर जो है दोस्तों जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी पर कुछ अभी इसमें शेष है, इसको देखिए। हल्द्वानी में 16 किलोमीटर लंबी जलवायु अनुकूल सड़कों का निर्माण किया जाएगा और सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ विकासनगर में सीवेज शोधन सुविधाएं निर्मित की जाएंगी, जिससे लगभग 2000 घरों को स्वच्छता सेवाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून से उत्तरकाशी और गौचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। ठीक है, देखिए 7 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत सहस्त्रधारा देहरादून से जोशियाड़ा उत्तरकाशी और सहस्त्रधारा से गौचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो आपको याद रखना है 7 नवंबर की डेट। 7 नवंबर 2024 को क्या हुआ, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों सहस्त्रधारा देहरादून से जोशियाड़ा उत्तरकाशी और सहस्त्रधारा देहरादून से गौचर चमोली के लिए जो है हेलीकॉप्टर सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ में भी किया है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे नाम आता है दोस्तों आनंद प्रकाश बडोला का। ठीक है, आपने सभी जानते होंगे आनंद प्रकाश बडोला, हाल ही में इनको दोस्तों तट रक्षक बल का जो है अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे आनंद प्रकाश बडोला जो है नवंबर 2024 में उत्तराखंड निवासी आनंद प्रकाश बडोला को तट रक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एडीजी बडोला दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के पथोल गांव के निवासी हैं। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, पथोल गांव और कहाँ के हैं, पौड़ी गढ़वाल। तो याद रखेंगे आनंद प्रकाश बडोला जो है इनको अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है तट रक्षक बल का, और ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की पथोल गांव के निवासी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी है? ठीक है, याद रखेंगे 2 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म क्या है, मेरे गांव की बात। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म कौन सी है, तो वो है आपका मेरे गांव की बात। इसका प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया दोस्तों 2 दिसंबर को। साथ ही साथ इस फिल्म का जो निर्देशन है वो किसने किया है, अनुज जोशी ने किया है इसका निर्देशन, जबकि इस फिल्म के निर्माता हैं आयुष गोयल और अभिनव चौहान। ठीक है, नाम याद रखेंगे दोस्तों, इनका पूछा जा सकता है आपको। इस फिल्म को जो है दोस्तों किसके बैनर तले तैयार किया गया, तो सुमिकल प्रोडक्शन के बैनर तले इसको तैयार किया गया। ठीक है, सुमिकल प्रोडक्शन के बैनर तले इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इस फिल्म में अभिनव चौहान और प्रियंका चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं यहाँ से। ठीक है, उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म कौन सी है, मेरे गांव की बात। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है, अनुज जोशी ने किया है, और इस फिल्म के निर्माता हैं आयुष गोयल और अभिनव चौहान। ठीक है, इसको किस प्रोडक्शन के बैनर तले इसको बनाया गया है दोस्तों, तो सुमिकिल प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है फिल्म। साथ ही साथ इस फिल्म में जो है अभिनव चौहान और प्रियंका चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने आज जो पॉइंट देखे इनको आपने याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इनको नोट करते हुए भी आ रहे होंगे, और अगला पार्ट जो है पार्ट 2 में दोस्तों यहाँ से हम आगे चलेंगे, और जो वार्षिकांक है उत्तराखंड का वर्ष भर का जो करंट अफेयर्स है उसको हम देखेंगे, और इसको 3 या 4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।